नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीप आई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 का जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 5.1 के बाद का, जिसमें आप कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स और साथ में कुछ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। तो उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए मैं ये मानता हूं कि मान लो कोई ट्रायंगल अपने पास में है जिसके तीनों आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों वर्टिसेस के, वो आपके पास में गिवन है। सपोज करो ये कोई ट्रायंगल आपका ABC है जिसका ये वाला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x3, y3 है। अब अगर ये आपके पास में तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो हमें अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, और ये क्या होगा, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय दी थ्री कोऑर्डिनेट्स। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स से जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या बनाएंगे अपन, x1, x2, x3, y1, y2, y3, ये तीन एलिमेंट हो गए। अब जो थर्ड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 1 कर देंगे। इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होता है, इसका एरिया होता है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एरिया जो होता है किसी भी ट्रायंगल का वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हम यहां पर जो डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू मिलेगी उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर कई बार आंसर में आपका नेगेटिव आ जाता है, यानी कि यहां पे आ गया -5 आ गया, तो भी हम क्या लेंगे, उसको +5 ही करके लेके चलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट शुड बी कंसिडर्ड। केवल और केवल जो डिटर्मिनेंट है उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू ही अपन कंसिडर करेंगे, बाकी की वैल्यूज को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। दैट्स इट। अब अपन आगे बात करते हैं, इसका जो सेकंड टॉपिक आता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए, हम इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर कब होते हैं, यदि उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो हम ये मानते हैं पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, x1, y1, B इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, x2, y2, एंड C इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या क्या हैं, x3, y3 आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 होने का मतलब मैं यही फॉर्मूला लगा दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाफ ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1 और x3, y3 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जब इसकी वैल्यू यहां से 0 होगी तो इसका मतलब इस 1/2 को भी मैं इधर भेज सकता हूं। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, केवल ये वैल्यू मिलेगी, x1, x2, x3, y1, y2, y3, ये हो जाएगा 1 1 और 1, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0। ये आपकी होती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन विल बी फॉलोड। अब आगे बात करते हैं सॉल्यूशन। ये आपके 2 एप्लीकेशन हैं और कोई है नहीं भाई, एक एप्लीकेशन थी उसी से दोनों एप्लीकेशन बनी हुई है।
एक एप्लीकेशन और रह गई है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। एक चीज और रह गई, छोटी सी एप्लीकेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो इसमें क्या होगा, देखिए मान लेता हूं कि एक लाइन है जो कि पॉइंट, दो पॉइंट है ए और बी, उन दोनों से होकर के जा रही है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और एक लाइन है जो कि ए और बी दोनों पॉइंट से होकर जा रही है। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x1, y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x2, y2 है। और हम ये मान लेते हैं कि इस लाइन पर कहीं कोई एक पॉइंट मैंने पी लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या ले लिए, x और y ले लिए। तो मैं इसकी क्या करना है, मुझे ये पता करना है, मतलब इस लाइन की जो इक्वेशन वो फाइंड करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, एक लाइन जो कि इन दो पॉइंट से जा रही है, इसी लाइन पर मैंने एक पॉइंट और ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों कोलिनियर हो गए कि नहीं हुए। अब जब ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो गए तो हम यहां से इजीली इन तीनों पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की कंडीशंस पे लगा देंगे। तो वो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो लाइन होगी उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो x, y और 1, इसमें तीनों पॉइंट तो क्या कहते हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3 थे। यहाँ पे पहला xy है तो xy हो गया, दूसरा क्या है x1, y1 है तो x1, y1 हो गया, तीसरा क्या है x2, y2 था तो x2, y2 लगा दिया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये होती है कंडीशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये दो गिवन पॉइंट्स थे, ये मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया था उस लाइन पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आगे अपन बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसके हमारे पास में दो मेथड रहेंगे, पहला होगा क्रेमर्स रूल और दूसरा होगा मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले अपन क्रेमर्स रूल की बात करते हैं। क्रेमर्स रूल की बात कर लेते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट आपके पास में एक इक्वेशन लेके चलता हूं और फिर उसको अपन सोल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करता हूं और फिर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल पर चलेंगे। तो इसका पहला पार्ट आपका होगा इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो मैं मान लेता हूं कि एक इक्वेशन आपके पास में है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और एक दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब हमें क्या करना है, यहां से a1x x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जो क्रेमर्स रूल है वो क्या कहता है, बाई क्रेमर्स रूल ज्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको इतना करना है कि x की जो वैल्यू होगी वो तो होगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब यहां पर समस्या ये आती है कि डेल्टा और डेल्टा 1 की वैल्यू, डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, ये वैल्यूज क्या क्या होगी। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा की वैल्यू। तो डेल्टा तो क्या होगा, जो दोनों वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू ले, तो a1 b1 और ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा b2। फिर अपन अगर बात करें डेल्टा 1 की वैल्यू, तो डेल्टा 1 की वैल्यू में क्या आएगा, डेल्टा 1 में आएगा यहां से, देखिए डेल्टा 1 का मतलब होगा कि यहां से अपन ए वालों को छुपा लेंगे, तो कौन कौन से रहे, सी और बी रहे, तो यहां से आ जाएंगे कौन कौन से, C1, B1, C2 और B2। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे डेल्टा 2 की बात करेंगे, तो डेल्टा 2 में कौन कौन से आएंगे, A1 A2 और C1 C2, ये हो जाएंगे आपके पास इन तीनों। तो इन तीनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो आपको डायरेक्ट आपको उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे।
इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे इक्वेशन इन 3 वेरिएबल की। अगर कोई इक्वेशन आपके 3 वेरिएबल में है तो उसका सॉल्यूशन अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के बारे में देखिए, हम यहां पर ये मान लेते हैं 3 इक्वेशन अपने पास में है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू हो गया d1। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और थर्ड इक्वेशन क्या होगी, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। 1 2 और 3। देखो अगर वेरिएबल 3 तो आपको इक्वेशन भी 3 चाहिए होगी सोल्व करने के लिए। तो यहां पर भी क्या होगा, क्रेमर्स रूल से x की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। और ये तीनों वैल्यूज क्या क्या होगी देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू तो बड़ी सिंपल होगी, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। अब आगे देखिए, अब अगर मुझे निकालना है डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से जो a1 वाला है ना, ए वाली सीरीज उसको हटा दो यहां से, एक ही जगह क्या डाल दो, डी वाली सीरीज को डाल दो। तो ये हो जाएगा आपका d1 d2 d3, ये b1 b2 b3, ये c1 c2 और c3 हो जाएंगे। फिर मुझे निकालना है डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 के लिए क्या करेंगे, इसी सीरीज में से यहां से b वाली सीरीज को हटा दो और b क्या डाल दोगे, डी वाली सीरीज डाल दो। तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 अपनी जगह आ गया, और b की जगह क्या जाएगा, d1 d2 d3, और अब c1 c2 और c3 ये आ जाएगा अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट में डेल्टा 3 की वैल्यू भी फाइंड करनी है आपको। तो डेल्टा 3 के लिए क्या करेंगे, c वाली सीरीज को हटा दो और c की जगह क्या डाल दोगे, d डाल दोगे। तो यहां पर भी a1 a2 a3 अपनी जगह है, b1 b2 b3 अपनी जगह है, और c वाली जगह क्या डाल देंगे, d1 d2 और d3। ये हो गया आपका क्रेमर्स रूल से 3 वेरिएबल की इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चंस के देख लें, क्वेश्चंस बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इनके सिर्फ आपको क्या करना है, जो डिटरमिनेंट्स है वो फाइंड करने हैं, और ज्यादा कुछ है इसमें है नहीं। अब आपका सेकंड मेथड जो आता है, ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ क्रेमर्स रूल। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड जो है आपका मैट्रिक्स मेथड की, उसके बारे में अपन बात करते हैं। मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि आपके पास में कोई 3 इक्वेशंस दे रखी है, और वो 3 इक्वेशंस क्या क्या होगी देखते हैं। a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल है किसके, b1 के। ऐसे ही a21x a22y और a23z इक्वल है किसके, b2 के। a31x 32y और 33z ये इक्वल है किसके, c3 के। ये आपके पास में हो गई 3 इक्वेशन। देखो इनके कोफिशिएंट्स जो हैं, इनको ऐसा मानना है कैसा मानना है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने पीछे माना था, यहाँ पर a11 मान रखा था, पीछे हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मान रखा था, उससे कोई बस ये है कि इसको मुझे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। इसलिए मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, a11 a12 a13 ये होता ही नहीं होता है, इसलिए हम इसको ये मानते हैं और कुछ नहीं है। तो अब यहां से आगे देखो, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, इस सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ये बात ध्यान रहे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का खास तौर से ध्यान रखना। इनटू यहां पर क्या आ जाएगा, x y और z, और ये इक्वल टू होगा किसके, b1 b2 और b3।
अच्छा, किसी को ये समस्या हो कि इस फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं, तो भाई देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, जस्ट मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन, इसकी रो इंटू इसकी कॉलम। तो सबसे पहले देखो क्या मिलेगा आपको, इसका पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, A11x, A12y, A13z, सब प्लस करना है, यही तो लिखा हुआ है A11x, A12y, A13z, और इक्वल टू किसके होगा, इसका सबसे पहला एलिमेंट की यानी B1 के होगा। ऐसे ही इसके जो सेकंड एलिमेंट में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, A21x, A22y, A23z इक्वल टू B2 होगा। ऐसे ही A31x, A32y, A33z इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, B3 के हो जाएगा। तो ये आपको यहां से मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, ये जो आपकी मैट्रिक्स दे रखी है सबसे पहली वाली A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, A33, इसको हम A मान लेते हैं। ये जो आपकी बस मैट्रिक्स है एक्स, वाई और जेड, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, और जो लास्ट में जो आपकी मैट्रिक्स दे रखी है उसको मैं और दूसरा वेरिएबल कोई बी मान लेता हूं। तो आपकी ये जो मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी, ए एक्स इज इक्वल टू बी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से किससे, ए इनवर्स से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। अब यहां पर देखो ये ए से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगी कि नहीं होगी, और यही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब हमें जो फाइनल जो सॉल्यूशन की जब बात करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है और फिर उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको वहां से एक्स की वैल्यू, एक्स का मतलब एक्स में क्या क्या है, एक्स, वाई और जेड, ये तीनों की वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी। ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। अब आगे अपन बात करते हैं एक बार के लिए इसी इक्वेशंस की कि कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप का होगा वो चेक करते हैं। थोड़ा सा दोनों मेथड में, क्रैमर में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। आगे देखिए कि किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसका हमें चेक करने का एक, पहले तो हमने पढ़ाया था 10th क्लास तक। देखिए सिंपल तरीका था, उसमें क्या करते थे, हम रेशियो निकालते थे A1/A2 और B1/B2 का। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होते थे तब उसका सॉल्यूशन क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। सेकंड आपके पास में क्या था कि अगर A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल होते थे, लेकिन ये दोनों मिलकर के C1/C2 के इक्वल नहीं होते थे, तो हम क्या बोलते थे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। इसका क्या होता था, कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। इस सिस्टम को अपन बोलते थे कंसिस्टेंट। और इसको अपन क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, थर्ड जो केस था वो क्या था कि ये तीनों ही इक्वल हो जाते, तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अपने पास में हो रहे थे। और इसको भी हम क्या बोल रहे थे, ये आपका जो सॉल्यूशन इसको बोलते थे, इसको भी क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट ही बोलते थे। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है लेकिन डिपेंडेंट है, ये इन सभी की वैल्यूज पर डिपेंड करता है, तो इसको अपन एक बार इनकंसिस्टेंट ही अपन बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं क्रैमर्स रूल की, तो क्रैमर्स रूल में क्या होगा, देखिए सबसे पहला तो केस हम लेते हैं कि इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 0 नहीं है तब तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। भाई इसमें एक चीज और बोलता हूं मैं, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दूसरी चीज क्या होगी, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये तीनों क्या होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। डेल्टा 1 नॉन जीरो है, डेल्टा 2 नॉन जीरो है और डेल्टा 3 भी नॉन जीरो। हालांकि जीरो हो भी सकते हैं, इससे कोई खास इश्यू नहीं होगा, बट अगर ये ऐसा होगा तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे,
नॉन जीरो होंगे। इसकी अपने को जरूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर वाला नॉन जीरो हो गया ना, तो 0 पॉइंट समथिंग तो जीरो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे कोई एक जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपकी बात करते हैं। अब अगर मान लो डेल्टा 0 हो जाए और इसके साथ में डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये तीनों भी 0 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इसको अपन बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। क्या होगा? ये आपका सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। फिर बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या है? अगर डेल्टा तो 0 हो जाए लेकिन डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 हो, डेल्टा 2 भी नॉट इक्वल टू 0 हो और जो डेल्टा 3 है वो भी नॉट इक्वल टू 0 हो, तब उसके क्या होंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये जो आपका सिस्टम होगा वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ये होगी आपका इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में। 2 मेथड थे, दोनों मेथड आपके हो चुके हैं। कौन कौन सा? आपका पहला था क्रेमर्स रूल और दूसरा क्या था? मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए इसमें आपके जो मैट्रिक्स मेथड है इसमें क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा, उसके बारे में कैसे पता करें? तो इसका सिंपल सा तरीका है। यहां पर अपने पास में एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? ए इनवर्स बी आ रहा है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट कब करता है? जब भी कभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसका ए इनवर्स है वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। और जब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका हमें क्या मिलेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब यूनिक सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जब भी कभी आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा? इनकंसिस्टेंट हो भी या कंसिस्टेंट हो सकता है। मतलब इट मे बी उसके फाइनाइट सॉल्यूशंस हो, इट मे बी उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, और उसको अपन आगे सोल्व नहीं करेंगे। कुल मिलाकर की बात ये है, तो उसको अपन वहीं पे छोड़ देंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज जो 5.2 है उसका कुछ बेसिक्स है। अगर कहीं किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कोई आपको संदेह नहीं है। थैंक यू।